नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। देश में औरंगजेब को लेकर छिड़ी बहस और जेपीसी रिपोर्ट को लेकर मचे बवाल के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक के अंतिम दिन कुछ सवालों का जवाब दिया, जिसमें देश हित को लेकर तमाम अहम बातें कही गईं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब BR अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान में धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आक्रमणकारी या आक्रांताओं जैसी मानसिकता वाले लोग भारत के लिए खतरा हैं। जहां तक भारत के लोगों के लिए आदर्श की बात है, तो भारत के विरुद्ध चलने वाले हमारे आदर्श कभी नहीं हो सकते। यहाँ की मिट्टी को अपना मानकर कार्य करने वाले ही हमारे आदर्श हो सकते हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय के हों। इन तमाम बातों के जरिए आरएसएस ने एक बड़ा संदेश दिया है, जो देश को शांति से समृद्धि की ओर ले जाने में कारगर साबित हो सकता है। इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिनों तक चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही देश को अलग पटल पर ले जाने और विवादास्पद परिस्थितियां उत्पन्न करने के क्रम में 2 टूक जवाब भी दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। शताब्दी के उपलक्ष्य में आरएसएस ने संकल्प लिया है, विश्व शांति और समृद्धि के लिए समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण ही संघ का लक्ष्य है। बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिनों तक चली अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में इन्हीं बिंदुओं से जुड़े ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में शताब्दी वर्ष की प्रगति की समीक्षा के साथ ही बैठक में आगामी वर्ष के लिए विविध कार्यक्रमों, आयोजनों और अभियानों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के एजेंडे में देश के वर्तमान परिदृश्य का विश्लेषण और अनुवर्ती गतिविधियों पर चर्चा के अलावा हिंदू जागरण के मुद्दे पर भी चर्चा शामिल रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समापन के अवसर पर बेंगलुरु में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले पर चल रही बहस पर कहा कि संविधान इस धर्म आधारित कोटा की अनुमति नहीं देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आरक्षण भीमराव अंबेडकर के विचारों के विरुद्ध हैं। रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट पॉसिबल। बैकवर्ड क्लास विद इन दैट रिलीजन इट इज देयर। कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, बहुत जगह पर है बैकवर्ड कम्युनिटीज विद इन। सी दैट इज व्हाई रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन इज not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. Anybody who thinks of this, they are going against the wishes of the founding fathers of the constitution. औरंगजेब की कब्र को लेकर उठे विवाद को लेकर सर कार्यवाह होसबाले ने 2 टूक कहा कि जो लोग भारत के मूल्यों के खिलाफ गए, उन्हें प्रतीक बना दिया गया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों को तो स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है, लेकिन जिन्होंने आक्रमणकारियों का विरोध किया, उन्हें ये सम्मान नहीं दिया जाता। भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें भी नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा सिंह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। इसके अलावा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा, सरकार ने वक्फ के लिए एक आयोग बनाया है। हम देखेंगे कि वे क्या लेकर आते हैं। अब तक जो भी हुआ है वो सही दिशा में हुआ है। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, जो हुआ है अभी तक का वो सही दिशा में चला है। सरकार कैसे करती है, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी अफिलिएशंस, देयर आइडियोलॉजिकल परसुएशंस, दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था।
आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में भारतीय संस्कृति और परंपरा के मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए व्यवस्थित ढंग से भविष्य को उज्जवल बनाने का उद्देश्य मानव एकता और विश्व कल्याण के हित में नजर आया और मौजूदा परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश को लेकर प्रस्ताव समेत विभिन्न मुद्दों के तमाम पहलुओं पर चर्चा के बाद समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट देखिए आपने, आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं। आपको सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ नंद कुमार जी जुड़ रहे हैं जो कि अखिल भारतीय संयोजक हैं प्रज्ञा प्रभा आरएसएस से। बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ साथ हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़ रहे हैं जो कि संपादक हैं ऑर्गेनाइजर के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नंद कुमार जी आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जो हमने देखा है कर्नाटक का जिक्र करते हैं, मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं और इसका जो परिदृश्य है वो किस तरह से निकलता हुआ नजर आता है, क्योंकि अभी जो मौजूदा परिस्थितियां नजर आ रही हैं। नमस्कार जी। संघ के सरकार्य जिस सरकार्य दत्तात्रेय होसबाले जी ने स्पष्ट रूप में उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताया था, कर्नाटक में जो ये 4% आरक्षण जो देने का जो तय किया है उन लोगों ने, ये सही में संविधान के विरोध में है। संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और उस प्रकार के महान विभूतियों ने जो तैयार किया हुआ जो संविधान में स्पष्ट रूप में एक बात तो बताया था, ये रिलीजन बेस्ड आरक्षण कभी नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं जो बैकवर्ड, किसी भी रिलीजन का जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, ऐसे लोगों के प्रति कुछ ये बात देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन रिलीजन बेस्ड कतई नहीं हो सकते हैं। ये तो स्पष्ट रूप में उसी समय ही बताया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में भी खूब इसके बारे में हुआ था जी। ये लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बात बताते हैं लोग बार बार, लेकिन हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तुष्टीकरण के राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसको संघ केवल नहीं है, भारत के किसी भी देशभक्त नागरिक इसके खिलाफ है। जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं वो अब की बार अलग इशारा करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में जो परिदृश्य है वो किस ओर बदलता हुआ नजर आ रहा है और आरएसएस की जो भूमिका है वो हमने देखा है लगातार इस देश को सशक्त बनाने की रही है। ऐसे में आगे की जो रणनीतियां हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं? इस प्रतिनिधि सभा खास तौर पर बहुत सारे ऐतिहासिक दृष्टि पर देखा है तो सबसे महत्वपूर्ण एक प्रतिनिधि सभा था, क्योंकि अगले विजयदशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 साल पूरा हो रहा है और वहां से लेकर संगठनात्मक दृष्टि पर बहुत बड़ा एक मनाने के दृष्टि पर नहीं है, सेलिब्रेशन के दृष्टि पर नहीं है, संघ के पता भी नहीं है, ये जुबली सेलिब्रेट करना, जन्मदिन सेलिब्रेट करना संघ में नहीं है। लेकिन एक प्रकार से संघ के जो मूल दृष्टिकोण के आधार पर संगठनात्मक काम 100 साल में कहां तक आए हैं, कहां तक हमको पहुंचना है, हमारा जो लक्ष्य 1925 में जब जो प्रारंभ हुआ था तब से लेकर के लक्ष्य को सामने रखकर हम करते हैं। वो लक्ष्य सही ढंग से हिंदू संस्कृति का जीवन लक्ष्य, जीवन उद्देश्य से जुड़े हुए हैं। संघ हमेशा ऐसा नहीं कहते हैं हम कुछ नया काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कृण्वन्तो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुंबकम जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को सामने रखकर हिंदू संस्कृति हजारों साल से यहाँ मौजूद है। बीच के कालखंड में, काल के प्रवाह में बहुत सारे दोष हमारे हिंदू समाज के अंदर आ गया है। असंगठित स्थिति आ गया है, बहुत सारे जाति प्रथा उभर कर आ गया है, इस प्रकार कमजोर हो गए हैं हिंदू संस्कृति। इसको ठीक करने का उसी प्रयाण का, उसी सफर का एक नया कड़ी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक लिंक, इट्स ए मॉडर्न डे लिंक एक्चुअली। उसमें हमने एक रीडेडिकेशन किया है एक प्रकार से इस बैठक में। हमारा जो लक्ष्य पूर्ति के लिए काम करना, विश्व शांति के लिए, भारत में शांति केवल संघ का लक्ष्य है, संघ का लक्ष्य विश्व का शांति है। संघ का लक्ष्य पूरे विश्व के समृद्धि है, संपत्ति है। इसके लिए भारत शक्तिशाली बनना चाहिए। बिल्कुल। संघ का जो द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी गोलवलकर पहले ही बताया था, we have got a global mission. In order to fulfill that global mission, we have to go ahead in that way. सज्जन शक्ति को साथ में लेकर हम आगे बढ़ने की जरूरत है, ऐसा हमने तय किया। We have resolved.
देखिए, यहाँ पर हमने देखा कि तमाम विचार विमर्श हुए और तमाम बैठकें भी हुई। ऐसे में जो शांति से समृद्धि का जो रास्ता है वो क्या यहाँ से बहुत कारगर होता हुआ नजर आ रहा है आपको? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि तमाम यहाँ पर बैठकें जो हुई हैं, तमाम नीतिगत वहाँ से निर्णय भी लिए गए हैं, ये निर्णय किस तरह से भारत को और ज्यादा मजबूत और सशक्त बनाते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये विश्व शांति और विश्व के तरफ हमारा जो मिशन, उद्देश्य पूर्तिकरण का जो काम नया इस बार तय किया हिस्सा नहीं है। वो फ्रॉम द राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये शांति और समृद्धि का जो पहल संघ ले रही है, संघ अपना जो काम में ले लिया है, वो तो चलते आ रहा है। ये 100 ईयर पूर्ति यानी 100 साल पूर्ति के समय पर एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी संघ के हर कार्यकर्ता को, सामान्य कार्यकर्ता से लेकर स्वयंसेवक से लेकर सरसंघ चालक तक का जो संघ के पूरे कार्यकर्ताओं को एक नए सिरे से इसको देखना चाहिए और ज्यादा समय देकर मन लगा के हुए पूरी तरह काम करके बहुत सारे हजारों स्वयंसेवक अभी इस शतवार्षिकी आयोजन के आधार पर पूर्णकालिक के रूप में भी आ गया है। जरूर हमारे जो सामने रखे हुए ये लक्ष्य वो पूर्तिकरण के दृष्टि पर आगे बढ़ जाएंगे। गत 1 साल में इसका जो तैयारी हो रहा था, हमको ये बताने के एक प्रकार से सेटिस्फैक्शन है, एक प्रकार से आनंद भी है। गत 1 साल में 10,000 से ज्यादा जगह पर संघ का शाखा शुरू हो गया। एक बार भारत के अंदर हिंदू समाज का संगठन मजबूत हो गया है तो जरूर हमको पूरे विश्व के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने में कामयाब हो जाएगा, कारीगर हो जाएगा, इसमें कोई शक हमको नहीं है। बिल्कुल। प्रफुल्ल केतकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं मौजूदा परिस्थितियां, ऐसे में हमने औरंगजेब को लेकर बात हो चाहे आरक्षण को लेकर बात हो, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और कैसे इससे अभी के समय जो वर्तमान में जो परिस्थितियां, इससे भविष्य की एक कायाकल्प की रूपरेखा तैयार होती हुई नजर आ रही है? देखिए गौरव जी, ये स्वाभाविक है। मीडिया में होते तो मीडिया खबर के पीछे भागती है और खबर बनाने की कोशिश भी करती है, लेकिन 3 दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई बेंगलोर से, उसको यदि हम ध्यान से देखें तो 2-3 तरह का पैटर्न ध्यान में आता है। पहले दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुकुंदा जी जो आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि आरएसएस ने इस वर्ष भर के लिए कुछ टारगेट्स लिए थे और उन टारगेट्स के आधार पर कुछ अचीव करने का प्रयास किया, उनके नंबर्स उन्होंने रखे। और अभी नंद कुमार जी ने जैसे बताया कि 10,000 से ज्यादा शाखाएं 100 इयर्स की तैयारी के रूप में बढ़ी जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संघ ने बांग्लादेश की हिंदुओं की स्थिति के ऊपर एक प्रस्ताव पारित किया। बिल्कुल। तो एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं कि पड़ोसी देशों में यदि हिंदुओं की कोई स्थिति है तो संघ उसके बारे में ना केवल सचेत है, ह्यूमन राइट्स और सारे वहाँ की डेमोक्रेसी के सिचुएशन के बारे में, जो भी माइनॉरिटी राइट्स के बारे में जो भी सिचुएशन इमर्ज हो रहा है उसके बारे में एक कंसर्न रेज किया है। आज जो हुआ, जो दत्तात्रेय होसबले जो जनरल सेक्रेटरी है सरकारेवा है, तो उन्होंने आने वाले समय में साल भर में संघ क्या सोच रहा है, गांव-गांव तक, हर घर तक कैसे पहुंचेगा, संघ का जो एजेंडा है जो समरसता के आधार पर, एनवायरमेंट फ्रेंडली, पर्यावरण पूरक जीवन शैली के आधार पर, तो 5 रिजॉल्व जो संघ ने तय किए उसके आधार पर संघ हर घर में कैसे पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि एक यूनिक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमको मीडिया में केवल औरंगजेब का वहां पे कुछ हो रहा है, बीजेपी में कुछ हो रहा है, उसको लिंक करके देखना, ये मुझे लगता है संघ के कार्य पद्धति के बारे में और संघ के ऊपर अन्याय है। लेकिन फिर भी विषय चर्चा में आया और आज जैसे सरकारेवा जी ने कहा कि हमारे लिए रिलीजन इज नॉट इम्पोर्टेंट, कौन सी उपासना पद्धति का महत्वपूर्ण नहीं है, औरंगजेब क्या सिंबलाइज करता है। और दारा शिकोह का उन्होंने उदाहरण दिया कि दारा शिकोह जो उपनिषदों का भाषांतर करता है तो वो हमारा आदर्श क्यों नहीं हो सकता, औरंगजेब हमारा आदर्श क्यों होना चाहिए, जिसने खुद लिख कर रखा है कि मैं मंदिर क्यों तोड़ रहा हूं, मैं जिजिया कर क्यों लगा रहा हूं। तो ये मानसिकता जो है वो अभारतीय है। भारत की जो एक साझी विरासत है जो सारे उपासना पद्धतियों का सम्मान और स्वीकार करती है, उसके विरोध में औरंगजेब की मानसिकता है और इस वजह से औरंगजेब ये कंट्रोवर्शियल है। और इसलिए
दारा शिकोह की ट्रेडिशन को हमको फॉलो करना है। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज संघ की सरकारेवा ने दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साफ तौर पर जो बातें कही गई हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है और आने वाले कल के लिए किस ओर इशारा कर रही है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। नंद कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रफुल्ल केतकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंद कुमार जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा भी गया है, ये माना भी गया है कि सरकार सही दिशा में काम करती हुई नजर आ रही है और वक्फ बोर्ड को लेकर भी और वक्फ की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसको लेकर भी ये बातें कही गई है। आप किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि इससे एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं, जो परिदृश्य आज की दृष्टि में देखने को मिल रहा है उसमें आता हुआ नजर आएगा। देखिए, इस विषय के बारे में भी स्पष्ट रूप में आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी सरकारेवा अपने जो दत्तात्रेय हंसबाले जी ने जो बताया है, स्पष्ट रूप में बताया, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। देखिए, इसके बारे में एक JPC गठन हुआ है, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। वो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी पूरे भारत में प्रवास करके इससे संबंधित लोगों से उन्होंने जांच लिया है। वो उसका पूरा डिटेल्स सत्य के आधार पर तैयार करके सबमिट भी किया है और एक कमीशन खड़ा कर दिया है। तो उसका जो निष्कर्ष जो आते हैं वो स्वाभाविक रूप में एक डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ने वाले समाज इस रूप में सभी व्यक्तियों के लिए ये लागू है। ये सबको फॉलो करने की आवश्यकता है। एक बात तो पक्का है, हम भी भारत में जीने वाले जो लोग इस नाते कितने गलत तरीके से महत्वपूर्ण स्थानों के ऊपर इलीगल क्लेम, इस पर्टिकुलर नाम को लेकर मैं इसके बारे में ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता हूं सही में, लेकिन इलीगल तरीके कुंभ मेला के जगह के ऊपर भी कुछ लोगों ने उनके एक प्रकार से क्लेम करते हैं। कितने दशकों से जी रहे हैं जगह पर, ऐसे जगह के ऊपर क्लेम एक प्रकार से इलीगल तरीके से, गैर कानून तरीके से ये करके आ रहा है। ये सब झूठ साबित हो रहा है। ये सही ढंग से मेरे ख्याल से ये JPC रिपोर्ट लागू होने से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सोल्व हो जाते हैं। इस प्रकार कैसे अन्य व्यक्तियों के, अभी केरल में बहुत दिनों से, 2-3 साल से एक संघर्ष चल रहा है। मुनम्बम करके एर्नाकुलम के आसपास के एरिया, वहां ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं। वहां उनके पास पूरे दस्तावेजें हैं, लेकिन अभी वहां के पॉलिटिकल पार्टियों ने मुसलमान तुष्टीकरण के दृष्टि पर उस जगह का
कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्त संघर्ष वहां चल रहा है, लेकिन कोर्ट भी, बाकी हमारे यहाँ के लीगल एंटिटीज भी ये जगह के ऊपर अवैध कब्जा करने का वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है, ऐसा बताया। ये तो सैकड़ों जगहों पर ये हो रहा है। ये हमेशा के लिए सोल्व करना हमारे इस देश को आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छे आवश्यकता है, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, एक बात को मैं कोट कर रहा हूँ, गंगा जमनी तहजीब की जो बात करते हैं, उन्होंने औरंगजेब को आइकॉन बनाया। क्या ये उनकी सोच को दिखाता है कि वो किस तरह से और किस तरफ सोच रहे हैं? क्योंकि हमने देखा है कि अभी वर्तमान में इस स्थिति पर, इस परिस्थिति पर सबकी निगाहें लगी हुई थी कि आखिर ये किस ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़े सवाल खड़े करता है इस देश की जो स्थितियां हैं उसको लेकर। गौरव जी, ऐसा है, सेक्युलरिज्म के नाम पर एक हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन का भारत में बहुत बड़ा प्रयास हुआ, और उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल यदि कोई है तो औरंगजेब है। और जिसने खुद ही उसके कोर्टियर्स ने ही लिख कर रखा है कि वो हिंदुओं पर जिजिया क्यों लगाता था, वहां पे जो तीर्थयात्री थे, कुंभ मेले जैसे मेले थे, उन पर कैसे टैक्सेस लगाता था, मुस्लिम गुनहगार है तो उसकी सजा कैसे माफ होती। क्या हमको आईसिस वाली लाइन पर चलना है? क्या हमारे आइकॉन्स कौन हो? और जो बाहर वाला है, जो जिसकी सारी की सारी जो कमिटमेंट है वो किसी खलीफा के साथ है जो बाहर बैठा हुआ है, उसको वो टैक्सेस पे कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हम महिमा मंडन करें, और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज हो, संभाजी महाराज हो, या आज जैसे प्रश्न आया महाराणा प्रताप के बारे में, उनके बारे में हम क्वेश्चन मार्क खड़ा करें। ये कौन सी मानसिकता, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? मतलब कट्टरता कौन बढ़ा रहा है? आज एक जैसे वो उनको पूछा गया, किसी मीडिया वाले ने पूछा, मुझे समझ में नहीं आता मीडिया को भी क्या हो जाता है कि संघ हारमोनी की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है कुछ लोग जो है वो कुछ लोगों को कोट अनकोट, वो मीडिया वाले ने पूछा कि औरंगजेब की औलाद कहते हैं। औरंगजेब की औलाद जो अपने आप को मानते हैं उनका प्रॉब्लम है भाई, प्रश्न तो उनको पूछना चाहिए, संघ प्रश्न पूछ के क्या होगा? बिल्कुल। तो भारत में हारमोनी चाहिए, तो उसका विचार जो है, जो भारत का मूल विचार है, जो केवल टॉलरेट नहीं करता, टॉलरेंस का नहीं है, सारे उपासना पद्धतियों को स्वीकार करता है, सम्मान करता है। और औरंगजेब जैसी मानसिकता जो है वो बेसिकली मेरा ही रास्ता सही, मेरा ही मजहब जो है वो मैं दूसरों पर थोपूंगा, ये जो मानसिकता है ये प्रॉब्लमेटिक है। उस मानसिकता को नकारना ये भारत में सही अर्थ में शांति का और सद्भाव का आधार है। मैं मानता हूं कि संघ की ये पहले से ही सोच रही है। आज औरंगजेब का विषय पॉलिटिकली चर्चा में आया है महाराष्ट्र में, और नागपुर के घटनाक्रम के बाद इस वजह से वो चर्चा में आया। बट अदरवाइज मेरी जानकारी के हिसाब से संघ की प्रतिनिधि सभा में औरंगजेब इस विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। जो प्रमुख विषय चर्चा में आए वो बांग्लादेश को लेकर है। बिल्कुल। रानी अबक्का को लेकर एक स्टेटमेंट जरूर जारी किया है, और 100 इयर्स का एक्शन प्लान संघ के जो 100 वर्ष, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रफुल्ल जी, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि जो शताब्दी है उसको लेकर यहाँ पर आरएसएस का जो आह्वान है उसमें हमने देखा है कि तमाम निर्णय यहाँ से लिए गए हैं। इस पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा एसआईपी के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसकी टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊँ? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं।
एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं जो आज बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। ऐसे में शताब्दी के उपलक्ष्य में आरएसएस ने कई संकल्प लिए हैं नंद कुमार जी। ऐसे में क्या वो बड़े संकल्प हैं और कैसे इससे देश में जो उसका सशक्तिकरण है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या आपकी बार का आने वाले समय के लिए फॉर्मूला तय किया गया है? क्या बड़ी बातें रही हैं? ये तो बात अभी प्रफुल्ल जी ने स्पष्ट रूप में बताया है गौरव जी। ये शतवार्षिकी योजना संघ ने जो बनाया है, एक बात तो मैंने पहले ही बताया, इट इज नॉट गोइंग टू बी ए जुबिली सेलिब्रेशन। ये एक मनाने के विषय नहीं है, ये एक प्रकार से एक इंट्रोस्पेक्शन का अवसर भी है। जरूर हर्ष का एक अवसर है। 100 इयर्स पूरा कर रहे हैं और 100 इयर्स में लगातार वृद्धि हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूरे विश्व में दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या 100 इयर्स के जो कालखंड में लगातार एक साल के बाद दूसरे साल आगे बढ़ रहा है। एक दूसरा, हमारा जो एक साइंटिफिकली सिद्ध किए हुए एक कार्य पद्धति है, एक मेथडोलॉजी है संघ का, शाखा कार्य पद्धति। व्यक्ति निर्माण से समाज परिवर्तन, समाज परिवर्तन से राष्ट्र को परम वैभव तक लेकर जाना, उस परम वैभव पद पर पहुंचने वाले यानी एट दी पिनाकल ऑफ ग्लोरी ऑफ दिस नेशन, उस नेशन राष्ट्र को कुछ कर्तव्य पूरे विश्व के लिए है। वो ऑलरेडी मैंने बताया था, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व के लिए काम करना, पूरे विश्व के आज के जो समस्याएं हैं वो समस्या हल करने में महती भूमिका भारत को निभाना है। उस दृष्टि पर भारत शक्तिशाली बनना, एक ये शास्त्र सिद्ध समय के आधार पर प्रूव किए हुए कार्य पद्धति के आधार पर ये पहला जो बिंदु। इसके लिए पंच परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण विषय संघ ने सामने रखा है। इसको लेकर यानी सभी परिवार मूल्य आधारित बनना चाहिए। आजकल परिवार का जो विषय सभी को मालूम है, वो परिवारों में कैसे हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए मूल्यों से पूरित कर सकते हैं। दूसरे, पर्यावरण, एक प्रकार से पर्यावरण के प्रति सब लोग ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें हमारा जो पर्यावरण गतिविधि संघ का है, उसके नेतृत्व में पूरे भारत में इसका काम करना, इसका असर, इसका मैसेज पूरे विश्व में भी जाएंगे। बिल्कुल नंद कुमार जी, ये तमाम अहम जो बातें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि हम अपने इस शो के बिल्कुल अंतिम क्षण में आ गए हैं। माफी चाहूंगा बहुत माफी के साथ, क्योंकि इस शो को हमें यहीं अंत करना पड़ेगा। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि जो संस्कृति और परंपरा है उसको किस तरह से आगे बढ़ाने का जो काम है वो आरएसएस करती हुई नजर आ रही है। और लगातार हमने देखा है कि इसको हमेशा से इस पर और ज्यादा मजबूती के साथ आरएसएस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और यही सब कुछ है जो संस्कृति और परंपरा को लगातार जीवित रखे हुए है। और आने वाले समय के लिए जो हमारी, जो हम कह सकते हैं, जो पारंपरिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको किस तरह से और ज्यादा व्यवस्थित करने का जो काम है वो जिम्मा आरएसएस के पास है। और लगातार इसको देख के लगता है कि आने वाले समय में भी हम इसमें बहुत कुछ देख पाएंगे, क्योंकि शताब्दी का ये पूरा वर्ष है और इसको अब की बार वहां से जो संकल्प लिए गए हैं उसको कैसे सिद्धि तक पहुंचाना है, इस पर साफ तौर पर फोकस अब की बार नजर आया है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।